मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बच्चे, नेक्स्ट हम जो हमारे पास हम करें रेडबर्ग फॉर्मूला। क्या है बच्चे रेडबर्ग फॉर्मूला? देखो, द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन डिफरेंट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर गिवन बाय रेडबर्ग। मतलब हमने क्या किया था कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस आती हैं, ठीक है, तो उसको हमने किस में डिवाइड कर दिया? साइंटिस्ट ने सीरीज़ में डिवाइड कर दिया। तो क्या बोला है कि डिफरेंट सीरीज़ में जो अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग लाइंस आएंगी, तो उन वेवलेंथ का पता करने के लिए रेडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया है, रेडबर्ग फॉर्मूला वेवलेंथ का पता करने के लिए। तो वेवलेंथ का पता कैसे चलता है बच्चे? क्या फॉर्मूला है? 1/λ। लैम्डा क्या होते हैं? वेवलेंथ, ठीक है। 1/λ या इज इक्वल टू क्या बोलते हैं? न्यू बार। न्यू क्या था बच्चे? वेव नंबर। हमने किया था ना कि जो वेव नंबर होता है वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है। तो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार किसके इक्वलेंट है बच्चे? RH। RH क्या है स्टूडेंट्स? रेडबर्ग कांस्टेंट। ब्रैकेट में लिखा है 1/n1² माइनस 1/n2², ब्रैकेट क्लोज। n1 n2 क्या है कि कौन सी सीरीज़ में से कौन सी सीरीज़ में जंप किया। अब जो हमने किया था ना कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो वो जंप करते हैं ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में। तो कौन सी स्टेट में कौन सी सीरीज़ में जंप करेंगे? अब लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट पफंड 5 सीरीज़ होगी। तो n1 n2 क्या है कि कौन सी ग्राउंड सीरीज़? एक तो ग्राउंड नंबर आएगा इसमें, दूसरा क्या आता है? एक्साइटेड वाला नंबर कि कहाँ पे ये जंप करके गई है। हाँ जी बच्चे, तो ये कांस्टेंट है जो रेडबर्ग है हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जो हमारे पास है रेडबर्ग कांस्टेंट की कितनी है बच्चे? 109,677। कितनी है? 109,677 पर सेंटीमीटर। n1 एंड n2 क्या है? इंटीजर हैं। n2 की वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब जंप करके जाता है जो मतलब ग्राउंड्स था जिसमें जाता है वो है n1, जिसमें से आएगा जंप करके वापस वो होता है n2। जैसे अगर हम बात करें लाइमन सीरीज़ की, लाइमन सबसे ये तो आप लोगों ने लर्न कर ही लिया, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट पफंड। तो सबसे पहले लाइमन है, उसके लिए n1 की वैल्यू 1 है, बाल्मर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, पफंड के लिए 5। अब ये जो n1 है एक बार बताती हूँ, देखो एक सेकंड। मान लो हमारे पास ये ऐसी सीरीज़ आ रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये लाइमन है, हमें पता है, ये बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पफंड, सो ऑन आगे से चलती जा रही है। अब लाइमन में किसी ने फॉल करना है, 1 में आना है, तो 1 में वो 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है। तो जब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बताया है कि अगर हमारे पास लाइमन सीरीज़ में n1 में आना है तो जंप करने के लिए वहाँ पे 2 3 4 5 किसी में से भी आ सकता है। मान लो n2 में आना है, ये तो 1 था, 2 3 4 5 लाइमन बाल्मर, तो 2 में आने के लिए 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू, n1 की वैल्यू 2 है तो n2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि कभी भी 1 में से 2 में नहीं जाएगा, जब भी जंप करना है। यहाँ पे यही बताया ना कि n2 की वैल्यू हमेशा n1 से क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब भी अगर जंप करेंगे तो ये हायर लेवल से लोअर लेवल में ही जंप करेंगे, लोअर से हायर में नहीं जाएंगे। क्लियर? मान लो n5 में आना है किसी ने, तो n5 में कहाँ से आ सकते हैं? n2 की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? अगर n1 5 है तो n2 हमेशा 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, पर 4 या 5 या 3 कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर बच्चे? बस और कुछ नहीं, इसमें सिंपल ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटिंग सीरीज़, ये चीज़ को ध्यान में करना, बस और कुछ ज़्यादा नहीं है। लिमिटिंग सीरीज़ क्या आते हैं? लिमिटिंग लाइंस फॉर एनी सीरीज़ इज़ दैट फॉर विच n2 इज़ इन्फिनिटी। मतलब मान लो कि n2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी लाइन से आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं, तो वहाँ पे जो लिमिटिंग लाइंस, पता ही नहीं कितनी कितनी लाइन आएंगे है ना इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी लाइंस आती हैं जब n2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी लिमिटिंग लाइन्स को हम क्या बोल देते हैं? लिमिटिंग लाइन्स। क्लियर? अब मान लो हम n1 और n2 की वैल्यू पुट करते हैं, जो इक्वेशन अब दी थी रेडबर्ग वाली, तब हम निकाल के देखते हैं कि कैसे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली हमने सॉल्व किया। देखो क्या है, 1/λ, ये फॉर्मूला ही था, किसके बराबर था? न्यू बार के बराबर RH। अब यहाँ पे Z² क्यों लिखा है? Z क्या होता है बच्चे? एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, वहाँ पे तो चाहे आप Z की वैल्यू मत लिखो, बट अदरवाइज़ बाकियों का एटॉमिक नंबर 1 ही ना होता, तो जितने भी आप बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे तो वहाँ पे Z² लिखेंगे। ये फॉर्मूला है n1² माइनस n2²।
क्लियर। तो ये हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए। कुछ नहीं, सिर्फ सेम चीज़ क्या लिखी है कि जेड यहाँ पे वैल्यू आएगी, एटॉमिक नंबर यहाँ पे जिस भी एलिमेंट की आप बात करें उसका आएगा। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है बोहर मॉडल ऑफ एटम। हमने क्या किया था कि रदरफोर्ड का मॉडल तो फेल हो गया, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, वो स्पेक्ट्राज नहीं बता पाया, तो उसके बाद हमारे पास कौन सा मॉडल आ गया, बोहर का मॉडल। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, नील बोहर ने बच्चे एक मॉडल दिया जिसको बोलते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं, ये आप लोगों ने वैसे पहले 9th-10th में भी किया है कि जैसे रेस में, ट्रैक में जैसे रेस लगती है ना, तो जो एथलीट होता है एक पर्टिकुलर ट्रैक में, जैसे रेड लाइन्स है वो ट्रैक है, एक एथलीट एक पर्टिकुलर ट्रैक में ही घूमेगा, वो ट्रैक से अगर दूसरे ट्रैक में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई, या ट्रैक छोड़ के अगर सेंटर में भी आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई। ऐसे ही इसने क्या बोला रदरफोर्ड ने कि जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के चारों तरफ, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, और उस फिक्स सर्कुलर पाथ को क्या बोल देते हैं बच्चे, ऑर्बिट। क्लियर। तो जैसे ट्रैक में एथलीट घूमते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी किस में घूमते हैं, कहता ऑर्बिट में घूमते हैं। ईच ऑर्बिट हैव डेफिनेट एनर्जी, तो हर एक जो ऑर्बिट है बच्चे उसकी एनर्जी भी फिक्स होती है, ठीक है, फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती, इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं, या उसको स्टेशनरी स्टेट भी बोल देते हैं। स्टेशनरी मतलब फिक्स। अब मान लो इसकी एनर्जी कितनी है 1, इसकी एनर्जी कितनी है 2, इसकी एनर्जी कितनी है 3, तो ये एनर्जी चेंज नहीं होती है, फिक्स एनर्जी होती है। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल आ गया, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, या इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी स्टेट। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती। देखो क्या लिखा है, बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, दे डू नॉट अमिट रेडिएशंस, वो रेडिएशंस को अमिट नहीं करते। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो वो एनर्जी को रिलीज़ अमिट नहीं करेगा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स बोल देते हैं। नंबरिंग मैंने इनको दे दी आपको 1 2 3, जैसे अगला भी आ गया 4। नेम क्या है बच्चे, नेम याद करो। फर्स्ट को हम बोलते हैं के, सेकंड को एल, थर्ड एम, एन, ठीक है। स्टेशनरी स्टेट्स के इनके एनर्जी लेवल्स के नाम क्या हैं, के एल एम एन, और उसके बाद ये एनर्जी लेवल्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4। एनी ऑर्बिट कैन अकोमोडेट, अच्छा नेक्स्ट किसने क्या बता दिया, एनी ऑर्बिट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n²। अब किसी भी ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, 2n²। मान लो हमारे पास k था, अभी k के लिए फर्स्ट लेवल है, n की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1 है। k जो फर्स्ट है उसमें n की लेवल किया था ना मैंने अभी काउंट, फर्स्ट को k, सेकंड को l, थर्ड को k l m n, याद कर लो। फर्स्ट में k के लिए n की वैल्यू 1 है, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। तो अब k शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फॉर्मूला क्या दिया इसने, 2n²। 2 n की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 1 का स्क्वायर, तो मीन्स इज इक्वल टू 2। तो दैट मीन यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो k शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। अगर आपको ध्यान में हो, ऐसे करके 9th में नहीं कराते, 9th में वैसे आप लोगों ने समझा है ना कि k l m n लिखते हैं। k में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते थे बच्चे, 2, फिर 8, फिर 8। वही चीज़ यहाँ पे है कि 2 कैसे आए, वो इस वाले फॉर्मूला से फाइंड करके आए। क्लियर। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, द एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ गिवन बाय एक्सप्रेशन। मान लो आपने एनर्जी पता करनी है कि किसी स्टेट की एनर्जी कितनी है, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला दिया है, En एनर्जी इज इक्वल टू -2 π² me⁴ अपॉन n² h²। अब यहाँ पे m क्या है, मास, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है बच्चे, प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर ये सारी वैल्यूज़ को पुटअप कर दें, बस आपने पुट करके नहीं देखना, सिर्फ लर्न कर लो कि ये फॉर्मूला है। अगर इन वैल्यूज़ को पुटअप कर दें तो रिजल्ट क्या आ जाता है हमारे पास, -21.8 × 10⁻⁻19 अपॉन n²। इसको भी छोड़ सकते हो आप, सीधी ये वैल्यू याद कर लो। जब हम वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए अभी ये -1312 अपॉन n² किलो जूल पर मोल। बस ये है किसी भी एटम की अगर आपने एनर्जी को फाइंड करना है। और मान लो अगर आप बात कर रहे हो हाइड्रोजन की थी, ये तो हाइड्रोजन के अलावा किसी की बात करोगे तो सिंपली यहाँ पे 1312 के साथ क्या लग गया बच्चे, Z²। यहाँ पे देखो क्या लग गया, Z²। Z² का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर।
फॉर्मूला सेम रहेगा, देख लिखे ना जेड एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो आप नहीं लिखा आपने। बाकी जितने भी एलिमेंट आएंगे वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -1312 जेड स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया आपके पास एन स्क्वायर। एन मीन्स कौन से मतलब एनर्जी लेवल में ये घूम रहा है वो चीज़। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रॉन कैन अमिट और ऑब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन फिक्स अमाउंट। कहते हैं अब हम जब घूमेंगे तब तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अमिट या लूज़ करेगी नहीं, अदरवाइज जब होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अमिट कर सकते हैं या ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो वो एक फिक्स अमाउंट में ही करेंगे, अपनी मर्जी जितना नहीं। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। फिक्स अमाउंट की एनर्जी ही गेन या लूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब फिक्स। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होती है बच्चे वो भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है। उसका फॉर्मूला ये है MVR मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू किसके बराबर है, NH अपॉन में 2 पाई के बराबर है। फिर लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। अच्छा पहले इससे पहले आप ये समझो, 1 मिनट रुको। हाँ जी बच्चा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से करो। ये तो न्यूक्लियस आ गया सेंटर में, ये फर्स्ट मान लो ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन पड़ा है N1 में। N1 में उसके पास एनर्जी कितनी है, N1 में एनर्जी है E1। अब उसने जंप करके, मान लो ये आप यहाँ से देख लो, उसने जंप करके जाना है, ठीक है। जब N1 से इलेक्ट्रॉन, देखो एरो कहाँ पे चला गया, E2 में। N1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, E2 में, तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, अमिट करनी, लेनी पड़ेगी, गेन करनी। मीन्स आप मान लो आप यहाँ पे हमारे स्कूल में हो, ठीक है, किसी स्कूल में हो, मान लो आप मानसा हो, मानसा से आप मान लो चंडीगढ़ जाना चाहते हो, तो मानसा से चंडीगढ़ जाने के लिए आपको ऑब्वियसली किराया तो देना ही पड़ेगा, बस का रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे है कि ये ग्राउंड स्टेट जो जिसमें था पहले इलेक्ट्रॉन N1 में, उसने जंप करके कहाँ पे जाना था बच्चे, N2 में। तो अब यहाँ की एनर्जी कम है, एक्साइटेड स्टेट आ गई दूसरी N2 वाली, वो उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या अमिट कर, क्या गेन क्या करनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो ये क्या करते हैं, देखो रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसने क्या किया, फिर एनर्जी को क्या किया, एनर्जी को क्या करते हैं बच्चे, गेन करते हैं। जब जंप करते हैं जाएंगे तो कितनी एनर्जी लेंगे बच्चे, अब N2 माइनस में N1, मतलब मानसा से चंडीगढ़ का जितना किराया उतना। तो N2 की एनर्जी मान लो कितनी है, 10 है, N1 की मान लो कितनी है, 4 है, तो कितनी एनर्जी चाहिए इसको, 6। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट में आ गए, एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, अनस्टेबल, तो अब उसने क्या करना है, वापस ग्राउंड स्टेट में आना है। तो जो एनर्जी पहले उसने गेन की थी, अब वो एनर्जी ये क्या करे, देखो एरो देखो, अमिट करेंगे। वापस आते हुए भी तो सेम किराया देना पड़ता है, तो यहाँ पे वापस आते हुए भी इनको क्या करना पड़ेगा, सेम एनर्जी को अमिट करना पड़ेगा। कितनी, वही सेम N2 माइनस में N1। हाँ जी बच्चे, तो वही बताया, देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन पर्टिकुलर ऑर्बिट कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, जिसमें घूमते हैं उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। व्हेन अब्जॉर्ब रेडिएशन, जब रेडिएशन मिल जाते हैं, जैसे पैसे मिल गए आपको तो जंप ही करोगे, जंप फ्रॉम टू हायर एनर्जी स्टेट, कहाँ पे जंप करके चले जाते हैं, हायर स्टेट में। जिस हायर स्टेट में जाते हैं उसका नाम क्या दे दिया बच्चे हमने, एक्साइटेड स्टेट। बट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल। सो इलेक्ट्रॉन वॉन्ट टू कम बैक, इलेक्ट्रॉन ने वापस आने, जब पैसे खत्म हो गए, अनस्टेबल है, ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे। कैसे आएंगे, बाई लूजिंग एनर्जी, जितनी एनर्जी पहले गेन की थी उस एनर्जी को अब लूज़ करेंगे। कैसे लूज़ करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशन की फॉर्म में ही लूज़ करेंगे। कहते मान लो E1 एनर्जी ग्राउंड स्टेट की है, E2 मान लो एक्साइटेड स्टेट की है, तो कितनी एनर्जी इसको गेन या लूज़ करनी पड़ेगी, अमिट या ऑब्जॉर्व करनी पड़ेगी, hν। कितनी एनर्जी गेन या लूज़ करेंगे, डेल्टा E के बराबर, मतलब जितना एनर्जी का चेंज है, जितना E2 माइनस E1 में चेंज है। क्लियर स्टूडेंट्स।